नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सबों के समक्ष दोबारा उपस्थित हुआ हूँ अपनी एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मैं आज आप लोगों को मोहन राकेश से संबंधित द्वितीय वीडियो प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं घनश्याम आज मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन पर आप लोगों से बात करूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों से जो बात की वह मोहन राकेश के परिचय से संबंधित था। उनकी रचना, उनका जन्म कहाँ हुआ, कितनी रचनाएं हैं, उन पे मैंने बात की थी। आज मैं आप सबों के सम्मुख एक अलग ही एक अलग विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का प्रथम पूर्णकालिक नाटक है, ऐसा जयदेव तनेजा कहते हैं। यह नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक के प्रकाशन से हिंदी नाट्य जगत में एक अलग ही नाट्य प्रस्तुति का प्रचलन शुरू हो गया। इस नाटक की रचना प्रक्रिया को लेकर, इसकी पृष्ठभूमि को लेकर जयदेव तनेजा लिखते हैं कि ऐतिहासिक परिवेश की कहानी भिक्षु और एकांकी कलिंग विजय की तरह ही राकेश ने 1956 में कालिदास नामक एक पूर्णकालिक नाटक लिखा था, जो ना कहीं छपा और ना ही उसकी पांडुलिपि कहीं मिली। आषाढ़ का एक दिन संभवतः उसी का संशोधित परिवर्धित रूप है। यह रही इस रचना प्रक्रिया की बात। और आगे वो कहते हैं कि यह जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जालंधर में, जो पंजाब का एक शहर है जालंधर, वहाँ 3 मार्च से 21 अप्रैल 1958 के बीच इसको लिखा गया था और जून 1958 को इसका प्रकाशन हुआ था। इस नाटक के का जो भूमिका है या फिर इसका जो प्राकथन जिसको हम कहते हैं, 2 शब्द के रूप में मोहन राकेश ने वसंत 1958 को लिखा था। इसके प्रमुख इसको हम प्रथम संस्करण की भूमिका कर सकते हैं। इस नाटक के भूमिका का जो प्रमुख कथन है वो मैं आप सबों को बताना चाहूँगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और आपको ये पता चलेगा कि मोहन राकेश नाटक को लेके सोचते क्या थे, उनकी प्रस्तुति को लेके क्या सोचते थे और भारतीय नाट्य अ, रंगशालाओं को लेकर के क्या वो सोचते थे। ये 2 जो मुख्य उदाहरण है उनसे आपको पता चल जाएगा। तो मैं उनके प्रथम संस्करण की भूमिका जो वसंत 1958 में 2 शब्द के रूप में लिखते हैं वो उसके तहत आपको सुनाना चाहता हूँ कि हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु न तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभवतः प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। प्रश्न, ये पहला कथन है। तो वो कहते हैं कि जो हमारा रंगमंच है, जो भारतीय रंगमंच है, वो उसके साथ कोई विशेष परंपरा नहीं जुड़ी हुई है। हाँ, और ना हमारे पास जो है, जो आधुनिक नाटक को लेकर के है, वह पाश्चात्य नाट्य दर्शन या रंगमंच को ही आधार बना के अब तक किया गया है, जिसको हम पारसी थिएटर भी कहते थे। तो उसी को आधार बना के हम सब चीज़ कर रहे थे, लेकिन यह हमारे किसी भी रंग शिल्प को व्यापक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। आगे वो कहते हैं कि प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का नहीं है, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंग और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए हमारे संवेदों और
स्पंदनों को अभिव्यक्ति करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पश्चात रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। तो उनका यह भी मानना था कि जो हमारे पास पश्चात रंगमंच है, उनसे भिन्न हमको रंगमंच का निर्माण करना होगा, जो भारतीय रंग, राशि, हाव-भाव, आकांक्षा, सांस्कृतिक दृष्टि को पूरी तरह प्रस्तुत कर सके। ना कि हम किसी से कुछ ले लें और उसी के आधार पे अपनी नाट्य परंपरा को रखें। हमारी अपनी परंपरा है, तो उसके आधार पे उन्होंने ये 2 बातें कही। इसी नाटक का जो द्वितीय संस्करण है वह 3 महीने बाद आता है और उस द्वितीय संस्करण की भूमिका में कुछ बातें वो जोड़ते हैं और वो जब जोड़ते हैं तो वो लिखते हैं कि मैं समझता हूँ कि एक नाटकीय कृति के वास्तविक मूल्य उसकी सफलता या असफलता का निर्णय रंगमंच पर ही होता है। अच्छे सफल नाटकों की रचना के लिए अपेक्षित तो यह होगा कि प्रकाशन से पूर्व ही उनका रंगमंच पर अभिनय हो और उस अनुभव के प्रकाश में ही नाटक को उसका अंतिम रूप दिया जाए। तो आप इस उद्धरण को पढ़ के यह समझ सकते हैं कि वो मानते थे कि किसी भी नाट्य रचना का प्रकाशन से पूर्व एक बार प्रस्तुति रंगमंच पर ज़रूरी है। वहाँ उसकी सफलता और असफलता जब निश्चित हो जाए तो उसी के आधार पे हमको उसको प्रकाशित करना चाहिए। लेखक या रचनाकार को उसी के आधार पे प्रकाशित करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि जब आप नाटक पढ़िएगा या आपने जब नाटक पढ़ लिया होगा, तो उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उनका जो ये कथन है उससे आपको समझ में आएगा कि उस समय अंतिम में उस समय मल्लिका और विलोम का संबंध पति-पत्नी का संबंध है। वास्तव में ऐसा नहीं है। मल्लिका उस समय विलोम की पत्नी नहीं है। बहुत से आलोचकों का मानना था कि मल्लिका जो है विलोम के अंत में विवाहिता पत्नी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आगे वो कहते हैं कि विलोम के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर उठाई गई आपत्ति भी एक आदर्शवादी संस्कार की ही उपज है। हमारे संस्कार में जो एक आदर्श ने स्थान बना लिया है, उस पे उनका कहना है कि उसी की उपज है कि हम अंत में जाके यह मान लेते हैं कि मल्लिका और विलोम पति-पत्नी हैं। इसकी भाषा को लेकर के, नाटक की भाषा को लेकर के वो लिखते हैं, नाटक की भाषा के संबंध में सबसे बड़ी आपत्ति इसके संस्कृत निष्ठ होने को लेकर रही है। जो आप जब नाटक पढ़िएगा तो इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। ग्रामीण पात्र भी संस्कृत सम्मत शब्दों का चयन करते हैं अपने वाक्य संरचना में। तो कहते हैं कि वह संस्कृत निष्ठ होने को लेकर रही है, परंतु भाषा की यह सीमा कुछ शब्दों के चुनाव तक है। वो कहते हैं बहुत शब्द को मैंने नहीं चुना है, कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनको मैंने संस्कृत से उठाया है। एक काल विशेष की पृष्ठभूमि रखने के कारण अपेक्षित यथार्थ भ्रम की सृष्टि के लिए मुझे तब भी आवश्यक लगा था और अब भी मेरी यह धारणा बदली नहीं है। तो कहते हैं कि जो भाषा को लेकर आपत्ति है, वह कोई विशेष आपत्ति नहीं है, वह एक काल विशेष पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करने के लिए मैंने ऐसा किया। यह मुझे आवश्यक लगा, वह उस वक़्त भी था और अब भी है। तो ये आपने दोनों संस्करण की भूमिका देखी और दोनों संस्करण की भूमिका के उपरांत अ, उ उन उनसे आपको पता चला होगा कि राकेश नाटक को लेके क्या समझते हैं और उनकी क्या धारणा है नाटक को लेकर के। अब चलते हैं आषाढ़ के एक दिन पर। इसमें 3 अंक हैं, आषाढ़ के एक दिन में 3 अंक हैं और तीनों अंक आषाढ़ के मूसलाधार बारिश वाले दिन शुरू होते हैं। पहला और इस नाटक के जो पात्र हैं उसमें आपको अंबिका जो एक ग्राम की वृद्धा है और मल्लिका की माँ है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है और कवि कालिदास की प्रेमिका है। कालिदास स्वयं कवि कालिदास हैं, मल्लिका और कालिदास इस नाट्य के नायक और नायिका के रूप में चित्रित हैं। दंतुल एक राजपुरुष हैं, मातुल कवि कालिदास का संबंधी है, निक्षेप ग्राम पुरुष हैं, रंगिनी और संगिनी ये 2 पात्र हैं जो कालिदास पे शोध करने के लिए उज्जैनी से यहाँ आती है कालिदास के ग्राम में, तो उनसे संबंधित है। रंगनी जो है उज्जैनी में नृत्य, नाट्य लेखन और मृदंग ये सीखती हैं और वीणा वादन, प्रणय गीत रचने वाली हैं संगिनी। ये दोनों अलग-अलग हैं। अनुस्वार अनुनासिक 2 अधिकारी हैं
जो कालिदास के साथ उनके गाँव आते हैं। और यह दोनों मलिका के घर पे जाके उनके घर की व्यवस्था को ठीक करने का उपक्रम करते हैं। प्रियंगु मंजरी हैं जो कवि कालिदास की पत्नी हैं। अग्निमित्र का जिक्र आता है। अग्निमित्र मलिका के लिए वर खोजने जाते हैं। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त ये दो पात्र हैं जो हरिण शावक खोजने के लिए जाते हैं। और वररुचि का जिक्र हुआ, आचार्य वररुचि, वो कालिदास को उनके ग्राम प्रांतर से उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं। और इस आषाढ़ का एक दिन में जिन प्रमुख जगहों का जिक्र हुआ उनमें उज्जैनी, कश्मीर और काशी, यह 3 नाम है। इन 3 जगह का जिक्र हुआ है। तो उज्जैनी सबसे पहले, कश्मीर और उसके बाद में काशी। ये आपको देखने को मिलेगा इस नाटक में। नाटक का जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक हम यहाँ से देख सकते हैं। प्रथम अंक के कुछ प्रमुख उदाहरण है जिससे आपको नाटक के पात्र परिचय और उनकी मनोस्थिति, उनका व्यवहारिक साज सज्जा, हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल में यह नाटक जो है एक रचनाकार और सत्ता के बीच का द्वंद्व है कि जब रचनाकार सत्ता में जाता है, उनको जब अधिकार मिलता है, वो जब किसी चीज़ को अपने में आत्मसात कर लेता है जो जिनको कभी कुछ नहीं मिला है। हमारे बिहार में एक कहावत है, गाँव में एक कहावत चलता है, देखे रे लाए देखा लागले मिठाई। तो यह वाला जो कहावत है, ऐसी इस पे पूरी तरह से यह फिर बैठता है कुछ पात्रों पर। तो मैं प्रथम अंक की जब शुरुआत होती है तो आषाढ़ का एक दिन होता है, मूसलाधार बारिश होती है, जिस बारिश में मलिका भीग जाती है और भीगने के बाद वो घर आती है। वो घर आके गुनगुनाती है और गुनगुनाती है, कुवलय दल नीले रुन्नतेस्त्यो नमो। और उसके बाद मलिका कविता और भावना का संबंध बताते हुए कहती है कि तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनाते मिटते चित्रों का इतना मोह हो सकता है। आपने ये आप जब इस उदाहरण को पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि जो मलिका है कवि कालिदास के साथ रहती है और कालिदास का कहीं खो जाना किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर और लंबे समय तक उसी में खोए रहना, उसको यह समझने का प्रयास कर रही है कि आखिर में ये कैसे है। इन्होंने एकाएक इतनी खूबसूरती, सुंदरता, प्रकृति का सुंदरता देखा, उसको अपने में आत्मसात किया। तो उसके बाद उनका यह कथन है। उसके बाद बातचीत होती है, फिर अंबिका उसकी माँ है और अंबिका कहती है कि कभी फिर बातचीत के क्रम में ही को पता चलेगा, जब आप नाटक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जो राजपुरुषों की आकृतियाँ हैं, तो उसकी माताश्री कहती हैं कि कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कुछ न कुछ कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थीं। तो अंबिका बताती हैं कि पिछली बार जब महामारी आई थी और ये आकृतियाँ यहाँ दिखी थी तब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी। तो यह आकृति जो है इस ग्राम प्रांतर के लिए कोई अनहोनी है अथवा हमारे लिए कोई अनहोनी है। अच्छी खबर लेके ये आकृतियाँ यहाँ नहीं आती हैं। और धीरे-धीरे बात होते रहती है। फिर माँ और बेटी के बात में ही माँ बताती है कि तुम्हारे और कालिदास के संबंध में गाँव वाले कुछ से कुछ कह रहे हैं। तो मल्लिका उस पे कहती है कि क्या अधिकार है उन्हें कुछ कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मल्लिका फिर कहती है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो कोमल है, अनश्वर है। ये अपनी माँ को समझाती है कि मैंने कोई ऐसा-वैसा काम नहीं किया है, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है।
तो इसलिए मेरे लिए जो यह कालिदास के साथ संबंध है और सभी संबंध से बहुत बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से ही प्रेम करती हूँ। इस पर अंबिका कहती है कि और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। तो ये जो अंबिका का है वह उसकी भावना और वितृष्णा को अपने अनुभव और यथार्थ पृष्ठभूमि के आधार पर रखकर परखने का काम करती है। अंबिका और मल्लिका दरअसल में एक दूसरे के विपरीत कैरेक्टर हैं। एक भावना परख है तो एक यथार्थ परख है। अंबिका आगे कहती है अपनी बेटी की बातों से, भावनात्मक बातों से परेशान होकर के कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्णन क्या होता है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है। तो अंबिका कहती हैं कि भावना से ना तो जीवन की कोई आवश्यकताएं पूरी हो सकती है और ना ही उससे कोई तुमको बहुत अधिक लंबा समय तक सुख मिल सकता है। तो यह कुछ है नहीं, यह दरअसल में एक छलना है, आत्म प्रवंचना है। हाँ, इसको तुमको छोड़ना होगा अन्यथा तुम पछताओगी। इस तरह के उसकी माताश्री का आगे वो कहती हैं, अंबिका कहती हैं ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते। कालिदास को लेकर के कहती हैं ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं उसे जानती हूँ। माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। अंबिका समझाती है मल्लिका को कि माँ जो है वह भावना से नहीं जी सकती, क्योंकि उसको कुछ काम करने होते हैं, वो उसको तुमको देखने के लिए भी काम करना होता है। वह कर्म रहित जीवन होता है माँ का। तुम्हारा अगर भावनात्मक है तो तुम भावनाओं को लेके जियो। फिर एक लंबी बातचीत के बाद कवि कालिदास एक हरिण शावक को अपने हाथ में लिए आते हैं जो बाण से आहत है। यह बाण राजपुरुष दंतुल ने मारा था हरिण शावक को। और कालिदास उस हरिण शावक को कहते हैं एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे, हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। ये बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसे आप रखेंगे, याद रखेंगे। तो फिर उसके बाद कवि कालिदास और दंतुल में कुछ बहस होती है और दंतुल जो है अपने हाथ में तलवार निकाल लेता है युद्ध करने को, कालिदास से लड़ने को। तो कालिदास कहते हैं कि शब्द और अर्थ राज पुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। ये दंतुल से कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, एक शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। तो मल्लिका कहती है दंतुल को कि ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कही जा रही है, मल्लिका कह रही है कि कालिदास तुम्हारे लिए डरेगा नहीं, तुम्हारे इस शस्त्र से डरेगा नहीं, उसके लिए प्रश्न अधिकार का नहीं है, संवेदना का है। दरअसल में जो रचनाकार है वह संवेदना को जीते हैं, ना कि अधिकार को। अधिकार कानूनवेत्ता को बना देता है, लेकिन अधिकार से रहित संवेदनात्मक अधिकार को लेकर जीने वाला रचनाकार होता है। ऐसा कवि मल्लिका किसको कह रही है, दंतुल को, राजपुरुष को। दंतुल नाम सुन के हतोत्साहित हो जाता है कि ये क्या हो गया, जिसे मैं लेने आया हूँ उसी के साथ मैं युद्ध करने को तैयार था। तो दंतुल बताता है कि ये वही कालिदास हैं, ऋतु संहार के रचनाकार। और फिर मल्लिका कहती हाँ ये वही कालिदास हैं और वररुचि इन्हीं को लेने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ आपको एक राज अधिकारी जो एक राजकीय सम्मान प्राप्त रचनाकार को लेने आता है, उससे मुठभेड़ और उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन, ये दिखाता है कि सत्ता बहुत परिवर्तन ला देता है जीवन में। मल्लिका कहती है अपने माता को कि अंबिका को कि उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। यह उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली। तो अंबिका आगे कहती है कि मैं कह चुकी, मेरे सोचने और समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। इसमें अंबिका की जो पंक्ति महत्वपूर्ण है उसे मैं पीली लाइन से अंडरलाइन कर दिया है। मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। दरअसल में कालिदास को लेकर के हमेशा अंबिका के मन में एक संशय बना रहा
और वह संशय इस पंक्ति से दिख जाएगा आपको कि वह व्यक्ति कालिदास, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं। अंबिका यह समझाती है मल्लिका को। मल्लिका कहती है कि तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी। तो अंबिका इस पर कहती है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाता है। कालिदास, कवि कालिदास के बारे में कहती हैं। और उसके बाद वो कहती हैं तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। ये अंबिका अपनी बेटी को समझाती है कि वह तुमको एक उपादान समझता है, एक कारण समझता है, तुम उसके लिए एक कारण हो जिससे वह अपने ऊपर गर्व कर सकता है। और तुम यह भी सोचो कि क्या तुम एक सजीव व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। तो ये मल्लिका को अंबिका समझाती है। तो मल्लिका कहती है कि आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। फिर मातुल का प्रवेश होता है अंबिका के घर में। और अ, अंबिका से उसी की बात कर रहा हूँ। मातुल अंबिका से कालिदास की बात करता है, तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है। और वे वंश अवतंश कहते हैं, मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए, मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। मल्लिका समझाती है मातुल को कि कविता का कुछ मूल्य है आर्य। मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोकनीति में भी निष्णात है। ये जो पंक्ति है अंबिका का कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब हमको कोई सम्मान मिलता है और हम उसकी अवहेलना करते हैं तो इससे हम और योग्य हो जाते हैं उस सम्मान को लेने के लिए कुछ समय के लिए। बाद की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ हमको मिल जाता है सम्मान और अधिक। तो फिर कालिदास है नहीं, मातुल जाता है और निक्षेप का प्रवेश होता है। निक्षेप कहते हैं कि कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। तो जब तक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो तो आपकी योग्यता का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अभी वर्तमान में बहुत सारे कवि होते हैं, लेकिन उसकी कविता का कोई अर्थ नहीं है जब तक उसका प्रकाशन ना हो जाए और प्रकाशित होने के बाद वो सम्मान ना पाले, तो प्रतिष्ठा ना पाले। तो जब प्रतिष्ठा पा लेंगे तो फिर उनके योग्यता का पूरा निर्माण होगा, अन्यथा उनकी योग्यता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यह आप समझ सकते हैं कि निक्षेप का यह कथन कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद निक्षेप और आगे जाके कहते हैं कि अफसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, स्थानीय कवि। तो कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए अ, निक्षेप जोड़ देते हैं और मल्लिका को कहते हैं कि उसे उज्जैनी जाना चाहिए, तुम उसको मनाओ। अगर वह नहीं गया तो स्थानीय कवि का स्थानीय कवि ही रह जाएगा। राज्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, वह कहीं किसी न किसी को तो राज्य कवि का आसन देगा ही। तो विलोम का प्रवेश होता है। मल्लिका निक्षेप यहाँ से चले जाते हैं माँ भवानी के मंदिर में और उसके बाद विलोम का प्रवेश होता है। विलोम मल्लिका, विलोम और अंबिका को आप एक ओर रख सकते हैं, ये दोनों यथार्थपरक पात्र हैं। और विलोम कहते हैं कि और कालिदास क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मेरी आंखों में उसे क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। तो अंबिका को बहुत नज़दीक से विलोम ने देखा है, तो वह कहता है कि तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका,
समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके सामने जीवन भर के अभाव का प्रश्न है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। तो ये सारे कथन से आपको पता चलेगा कि विलोम मल्लिका के प्रति उसकी माता को सचेत करना चाहते हैं। सचेत कर मल्लिका की शादी की बात करते हैं और कहते हैं कि मल्लिका पूरे गांव में अलग तरीके से देखी जाने लगी है, तो उसको लेकर के तुम कुछ सोचो, कुछ समझो। और तुम आज कह रही हो कि मैं सोचना नहीं चाहती हूँ, मैं समझना नहीं चाहती हूँ, तो ये नहीं चलेगा। मैंने तुमको देखा है, तुम्हारे मेहनत को देखा है, तुम्हारे जीवन को देखा है, तो बहुत ही तुम मेहनतशील हो। अपने बच्चे को अच्छी खुशियाँ और अच्छी सुविधा देने के लिए तुमने अपने जीवन का कोई महत्व नहीं दिया। उसी वक्त कालिदास का प्रवेश होता है और कालिदास आते हैं तो कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिए। कालिदास विलोम से आके कहते हैं, विलोम और कालिदास का आपस में कभी नहीं अच्छा संबंध रहा, कभी नहीं पटा। तो उसी को लेकर के तो विलोम उसके बाद कहते हैं, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। तो ये जो विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, महत्वपूर्ण पंक्ति है। और कालिदास और विलोम के संबंध को बखूबी बयां करती है यह पंक्तियाँ। तो दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ता है। विलोम की भी इच्छा थी, वह भी छंद का अभ्यास करता है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। और अ, मल्लिका को चाहता भी है कहीं न कहीं, बहुत अधिक चाहता है। और उसके बाद कालिदास भी मल्लिका को चाहता है, लेकिन दोनों में से किसी को मिल नहीं पाता है पूरी तरह से। ना कालिदास उसे स्वीकार कर पाता है और ना विलोम को मल्लिका स्वीकार कर पाती है। ट्रायंगल आप खोज सकते हैं इसमें, अगर खोजना चाहें तो। कालिदास के तरह निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा देगा ना, एक प्रश्नवाचक ये एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है कि कर देगा ना। कालिदास कहता है कि वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। तो कालिदास विलोम कहते हैं कि तुम केवल घर में ही नहीं अनाधिकार घुसते हो, तुम उसके जीवन में भी बिना किसी अधिकार के घुस जाते हो। विलोम कहता है कि विलोम मल्लिका से कहता है, मल्लिका बार बार कहती है विलोम को कि आप जाइए, अन्यथा कोई अयाचित ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आप जाइए। तो विलोम कहते हैं मल्लिका से कि तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो विलोम समझाते हैं कि मैं तुम मुझसे घृणा करती हो, यह बात मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा यहाँ होना इसी बात से बहुत अधिक बहुत अप्रिय है उसका कि मैं यहाँ हूँ। तो मल्लिका और विलोम विलोम में कभी नहीं पड़ता है। विलोम बिना आदेश के भी मल्लिका के घर में जाते आते रहता है। तो आगे कालिदास कहते हैं कि जब मल्लिका कहती है कालिदास को कि तुमको यहाँ से जाना चाहिए, तो उस पे कालिदास कहते हैं कि तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। यहाँ से मैं जाकर अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। तो जिस भूमि में हम रहते हैं उससे एक अलग तरीके का लगाव होता है। आप खासकर पीएचडी वाले को देख सकते हैं अभी, कि वो जहाँ से एमए कर लेता है, जहाँ से बीए कर लेता है, यूजी कर लेता है, वहीं से एमए करना चाहता है, फिर वहीं से पीएचडी भी करना चाहता है। तो एक लगाव होता है वहाँ की मिट्टी से, वहाँ के लोगों से, वहाँ की प्रकृति से। तो वो लगाव से उस भूमि से उखड़ जाएगा, उससे उखड़ जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, उसका दुख अलग होता है। तो मल्लिका समझाती है कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से जो तुम ग्रहण कर चुके हो, तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कोई भी भूमि
ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। तो मल्लिका उसको समझाती है कि उखड़ना नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। तुम जब यहाँ से जाओगे तो एक नई भूमि मिलेगी, वह तुमको अधिक उर्वर भी मिल सकती है। वहाँ तुम अधिक से अधिक आ, फसल उगा सकते हो, अधिक से अधिक रचनाएं कर सकते हो। कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंतर में कोमलता ना है, जिसके हृदय में कोमलता ना होता है, और जिसके पास प्रतिभा नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, वहाँ तुमको ये दोनों चीज़ मिलेगी, कोमलता भी मिलेगी, प्रतिभा तुम्हारा और निखलेगा, और वह उर्वरा भी मिलेगी। तुमको यहाँ से अवश्य जाना चाहिए। तो कालिदास मान जाते हैं और सवेरे निकलने के लिए मल्लिका से विदा लेते हैं और विदा लेके चले जाते हैं। तो फिर मल्लिका बहुत रोती है, माँ की ओर देखती है और कहती है, देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। तो मल्लिका अपनी माँ को बताती है कि अपनी पीड़ा बताती है कि देखो, ये यहाँ उड़ जाना, मेघ का उड़ जाना संकेत है कि कल यहाँ से सारे सुख सुविधाएं, दुख, बरसात, रिमझिम सभी उड़ जाएंगे। हाँ, किधर? उज्जैनी की ओर। ये प्रथम अंक यहाँ समाप्त होता है। इसमें आपको मल्लिका, कालिदास, विलोम, अंबिका, इन सभी के आ, विचार, भाव ये आपको पता चलेंगे। द्वितीय अंक शुरू होता है कुछ वर्षों के बाद, और इस अंक की शुरुआत निक्षेप से होती है। निक्षेप जब अंबिका के घर में आता है तो अंबिका 2 वर्ष से निरंतर एक ही ज्वर से भी पीड़ित है। अंबिका को बुखार है, 2 वर्ष से, फीवर जिसको कहते हैं। तो उससे पीड़ित है, और निक्षेप कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानता है कि उसने ही मल्लिका को अ, राज़ी किया था कि कालिदास को यहाँ से उज्जैनी भेजा जाए। तो उसको लेकर के निक्षेप अपने आप को दोषी मानता है, और निक्षेप मल्लिका में बातचीत होती है। निक्षेप बहुत तरह का बात आके बताता है मल्लिका को। तो मल्लिका कहती है, यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचनाएं की। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है मल्लिका का। मल्लिका, आपको आप जब देखिएगा इस नाटक में, तो मल्लिका प्रत्येक अंक में और मजबूत और मजबूत और मजबूत होते जाती है। वो कमज़ोर नहीं होती है, आपको कहीं कमज़ोर नहीं दिखेंगी मल्लिका। तो मल्लिका जो है आपको हर जगह मजबूत। तो मल्लिका के व्यक्तित्व में हमेशा आपको निखार दिखेगा। तो वही निखार यहाँ भी दिख रहा है कि मल्लिका यहाँ भी कुछ वर्षों के बाद टूटती नहीं है। वो कहती है कि व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है, और आप अपने ग्राम प्रांतर में देख भी सकते हैं, आप अपने अगल-बगल सुन भी सकते हैं, या फिर आप ही जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपके साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद निक्षेप कहते हैं कि सुना यह भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। मल्लिका कहती है, मैं विवाह हो गया। तो मल्लिका कहती है आगे, कहती है कोई बात नहीं। धीरे धीरे बात बढ़ती है और मल्लिका कहती है कि मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है। पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। ये निक्षेप को कहती है कि कोई विशेष अंतर नहीं आया है, पहले माँ काम करती थी, अब मैं काम कर रही हूँ। और फिर निक्षेप चले जाते हैं। निक्षेप जब मल्लिका के घर में उसके झरोखे के पास जाते हैं तो उनको कुछ राजपुरुष दिखते हैं घोड़े पे, और धीरे धीरे जो घोड़े की ध्वनि की आवाज़ है उसके पास आते हैं और धीरे धीरे फिर दूर चली जाती है। तो निक्षेप अ, बहुत उत्साहित होते हैं, कहते हैं कि इस आकृति को मैं पहचानता हूँ, ये कोई और नहीं बल्कि कालिदास हैं। कालिदास ग्राम आए हैं। तो ये जो गाँव आते हैं कालिदास, तो फिर उनके साथ कुछ लोग भी आते हैं, संगिनी, रंगिनी, अनुस्वार अनुनासिक, प्रियंगमंजरी, अ, ये उनके साथ जो हैं वो आते हैं। तो संगिनी, रंगिनी जो है कालिदास के जीवन पर शोध करने आई है। तो संगिनी पूछती है कि हाँ, आंचलिक शब्द जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यद्वा को कुछ लोग यड़वा बोलते हैं, और तद्वा तवदा को तड़वा।
यर्वनस्तवर्णा ऋषियो बभूव। तो ये जो आप देखते हैं संगनी है ऐसा कि लोग ऐसे बोलते हैं कुछ शब्द आप शोध करने आई हैं तो संस्कृत तत्सम शब्द को जब हम तद्भव बना के बोलते हैं तो वैसा कुछ सुनना चाह रही थी या देशज शब्द सुनना चाह रही थी कि देशज शब्द बताओ जो हम लोग नहीं बोलते हैं या फिर जो एलिट क्लास या पढ़े लिखे लोग, एलिट क्लास जिसको कहते हैं पढ़े लिखे लोग, जिस शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, ठेठ गवारू शब्द का प्रयोग, तो उस तरह का कुछ शब्द सुनना चाह रही थी। वहीं रंगिनी कहती है कि अच्छा कालिदास ने कुमार संभव में लिखा भास्वंती रत्नानी महौषधीश्चम, ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी है? जब मल्लिका कहती है कि ऐसी कोई औषधि नहीं होती है तो ये दोनों उस पे थोड़ा सा व्यंग के साथ गुस्सा भी करती हैं और फिर चले जाती हैं। और मल्लिका खुद में खो जाती है तो वो खुद सोचने लगती है परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या। ये जो या के बाद डॉट 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 आ रहा है, ये बहुत से प्रश्न छोड़ देते हैं पाठक के मन में कि क्या क्या और सोचा जा सकता है। फिर मातुल का प्रवेश होता है जो प्रियंगु मंजरी के साथ आते हैं। प्रियंगु मंजरी दरअसल में मल्लिका से मिलने ही उसके गांव में आई थी। तो प्रियंगु मंजरी का भी संवाद बहुत मजबूत है रचनाकार और सत्ता के बीच के संबंध को समझाने के लिए। प्रियंगु कहती है कि सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। तो वो जब गांव आई है और गांव में गांव की सुंदरता और मल्लिका की सुंदरता को देख के वो कहती है कि सारी सुविधाएं इस ग्रामीण जीवन के सामने है। इसको एक जीवन में अपनी आंखों में व्याप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए और भी जीवन जीना पड़ेगा या जन्म लेना पड़ेगा। प्रियंगु आगे कहती हैं कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व होता है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए, बहुत परिश्रम करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ ये इनके प्रियंगु के कथन से आपको ये पता चलेगा कि कालिदास जो है रचनाकार कालिदास, वो बार बार सत्ता के मोह से भागना चाहते हैं, उससे लड़ नहीं पा रहे हैं। और जो प्रियंगु है वह उसको हमेशा उत्साहित करके बनाए रखना चाहती है राजनीतिक धुरी में, और कहती भी है कि राजनीति और साहित्य, राजनीति जो है साहित्य नहीं है, इसमें एक एक क्षण का महत्व है। आप एक भी क्षण अपने को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर एक भी क्षण आप चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। तो आप वर्तमान में सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी देख सकते हैं जागरूकता कितनी जरूरी है। ये दोनों भी एक दूसरे को ताड़ने में लगे रहते हैं, देखने में लगे रहते हैं कि कहीं से कोई गलती हो और आप फिर उसको न्यूज़ चैनलों पर उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास देखने को आपको मिल जाएगा। प्रियंगु जब आती है तो मल्लिका के घर को सँवारना चाहती है, मल्लिका की शादी अनुनासिक या अन्य किसी अधिकारी से करवाना चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है, कश्मीर लेके जाना चाहती है, लेकिन मल्लिका उनके सारे प्रस्ताव को ठुकरा देती है। तो अंबिका इस पे बहुत अधिक क्रोधित होती हैं और वो कहती हैं लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है, आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहती है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? तो यह व्यंग है अंबिका का मल्लिका पर। और फिर विलोम का प्रवेश होता है। विलोम बिना बुलाए ही आ जाते हैं अंबिका के घर में और कहने लगते हैं, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगडंडी घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं, ऐसा अवसर किसी के जीवन में कहाँ आता है? विलोम मल्लिका अंबिका को व्यंग्यपूर्ण उक्तियों से और अधिक विचलित कर देते हैं।
अंबिका मैं जानती थी, आज नहीं तब से जानती थी, वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। तो अंबिका यह बात जान रही थी कि कालिदास नहीं आएगा। जो उसका उसकी धारणा थी, उसके आधार पे वह फिट बैठा। तो विलोम कहता है, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका विलोम और अंबिका के बात से क्षुब्ध हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। किसके संबंध में? कालिदास के संबंध में। वो दूसरा अंक था और फिर चले जाते हैं। फिर बारिश का मौसम है, आषाढ़ का ही एक दिन है, कुछ वर्षों के बाद जो घर की स्थिति है और अधिक दयनीय हो गई है। अंबिका का निधन हो चुका है और तृतीय अंक मातुल से शुरू होता है। दरअसल में जब कालिदास अपने गांव आते हैं, यहाँ से कुछ चिन्ह लेके जाना चाहते हैं, कुछ यादें हैं उनकी बीवी लेके जाना चाहती है, तो उसमें मातुल को भी साथ लेते जाती है। तो मातुल जब घराने में रहने जाते हैं, तो वहाँ से लौटते हैं कुछ वर्षों के बाद और बैसाखी लिए चलते हैं। तो मातुल कहते हैं कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे की ओर फिसल जाती है। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पाँव तुड़वा बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। बहुत मजबूत पंक्ति है। ये परीक्षाकोण की दृष्टि से भी और व्याख्यात्मक दृष्टि से भी आप इसको याद रखिएगा कि जो शिलाखंड हैं, जो बड़े-बड़े घर हैं, वहाँ पाँव टिक नहीं सकता है। वहाँ आप किसी न किसी तरह फिसल सकते हैं। तो आपको अगर पाँव पकड़वा के रखना है तो आपको मिट्टी पे रहना है, मिट्टी से बहुत अधिक ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो पाँव टूट जाएगा। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ। तो यह कहते भी हैं मातुल कि अब घर है लेकिन उसके रहते बेघर हो रहा हूँ। पाँव टूट चुका है, कहीं जा नहीं सकता हूँ। और फिर वहाँ से जब आते कहते मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई झुककर मेरी वंदना करता है और ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। ये मातुल के वक्तव्य हैं। वो दरअसल में जब बोलते हैं तो उन किसी की सुनते नहीं, वो सिर्फ बोलते जाते हैं और क्या बोल रहे हैं उनको खुद पता नहीं होता है। तो इसलिए इनके वक्तव्य में आपको एक अलग प्रकार का घुमावदार बात समझेगा, घुमावदार वाक्य मिलेंगे कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। तो ये कंट्राडिक्शन उनके शब्दों में आपको वाक्यों में दिखेगा। आगे मातुल कहते हैं कि नहीं, उज्जैनी नहीं गया। फिर मल्लिका से बातचीत करते-करते बताते हैं मल्लिका को कि जो कालिदास है वह तटस्थ हो गया है, राजनीति से संन्यास ले लिया है, वो सन्यासी होने वाला है, वो काशी चला जाएगा। तो मातुल यही बात मल्लिका को बताते हैं कि नहीं, उज्जैनी नहीं गया, वहाँ के लोग का तो कहना है कि उसने सन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि मातुल आज तक सत्य पर नहीं पहुँचा, कोई एक बात वो पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं। तो मल्लिका सोच में पड़ जाती है, खुद खुद ही सोचने लगती है कि ये क्या हो गया? मैंने किस बात के लिए कालिदास को भेजा था वहाँ उज्जैनी, और ये क्या हो गया? तो खुद से बात करती है, खुद सोचती है मल्लिका, नहीं तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है।
तो मल्लिका अपनी सारी सार्थकता कालिदास से जोड़ के देखती है कि कालिदास लिख रहे हैं तो मैं सार्थक हूँ, कालिदास को मैंने जहाँ भेजा वो वहाँ है तो मैं सार्थक हूँ। तो तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। यह भी सोचती है मन में कि कालिदास अब संन्यास ले सकता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? यह मेरे अभाव की संतान है, जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृति है। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। तो मल्लिका ये भी कहती है कि तुम तटस्थ हो सकते हो, तुम संन्यास ले सकते हो, मैं नहीं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन तुम मेरे लिए जो भाव थे, जो सम्मान तुम्हारा था, जो भावना तुम्हारे प्रति था, वह अभी तक खाली नहीं हुआ। वह उस स्थान पे मैंने किसी और को जगह भी नहीं दिया। लेकिन अभाव का भी एक अपना असर होता है। उस अभाव ने बहुत सी आकृतियाँ मेरे भाव या फिर मन पे आके अंकित कर दी और मैं मल्लिका नहीं रही, मेरा नाम अब मल्लिका नहीं है, मैं एक विशेषण उपार्जित कर लिया हूँ और अब मेरी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। तो मैं अपनी दृष्टि में अब बस नाम नहीं हूँ, केवल विशेषण हूँ। मल्लिका नाम की कोई अ, कुछ बची नहीं मेरे जीवन में। तो मैं अब वो नहीं हूँ, तुमको बनाते-बनाते मैं विशेषण हो गई हूँ। आगे फिर वो सोचती है, उन्हीं का आगे सोचते रहती है, नहीं तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोस्त गुनाहों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चाँद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। तुमने लिखा था, वो कहती है कालिदास सोचती है कि तुमने ही ने यह खुद लिखा था कालिदास कि एक जो हमारा दोस्त है वो छिप सकता है, हाँ जैसे चांद की किरण में कलंक छिप जाता है परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। जो दरिद्रता है, जो भूख है, वह नहीं छिपता है, सौ सौ गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं, सौ सौ गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। परंतु मैंने ये सब सह लिया इसलिए कि मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी और आज ये सुन रही हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। तो मल्लिका जो अपना पूरा अस्तित्व समझती थी, वो समझती थी कि कालिदास रचना करते रहे, लिखते रहे और जहाँ है वहाँ बने रहे। लेकिन कालिदास वहाँ से भाग जाते हैं कश्मीर से, तो उससे वह आहत होती है और बहुत सोचती है कि ये क्या हो गया? क्या मैंने इसी दिन के लिए इतना कुछ सहा? और कालिदास का प्रवेश होता है, कालिदास आते हैं। कालिदास कहते हैं मल्लिका को, यह मल्लिका सोच ही रही थी कि कालिदास का प्रवेश होता है, कहते संभवतः पहचानती नहीं हो और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो। यह घर भी कितना बदल गया है और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। कालिदास जब आते हैं तो देखते हैं कि उनके मन में एक संभावना रहती है कि मैं जब जाऊँगा तो हर चीज़ मुझे वैसा ही मिलेगा जैसा वहाँ था, मैं छोड़ के आया था। लेकिन कालिदास जब आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है उनको। तो कालिदास का यहाँ बहुत लंबा उद्धरण है, तो उनको आपको जानना चाहिए। तो कालिदास आगे कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ का प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है और और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। आगे कहते हैं हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूँ। तो मातृगुप्त शासक थे। सत्ता का भार संभालने के साथ उनका नाम बदल के मातृगुप्त हो गया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बस इस मातृगुप्त से मुक्त होना चाह रहा था, इसलिए मैंने सत्ता छोड़ के पुनः कालिदास के कलेवर में जीना चाहता हूँ। इसलिए अ, सत्ता छोड़ दिया और कालिदास बन गया। और ये आगे भी कहते हैं कि बहुत हो संभव हो कि मेरी दृष्टि बदल गई है, लेकिन दृश्य वैसा ही है। दृश्य अपना अ, धीरे-धीरे बदल रहा है, जो उसका अपना स्वाभाविक प्रक्रिया है उसके आधार पे चल रहा है। लेकिन
मेरी दृष्टि कुछ ज़्यादा ही बदल गई, ऐसा कालिदास कहते हैं। यहाँ की एक-एक एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक-एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। तो जो गाँव में वो रह रहे थे, कह रहे कि जो यहाँ आत्मीयता थी वह बाहर कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक-एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कुंभ, बाघछाल, उषा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आँखें, ये सारे मुझे हूबहू याद हैं और मैं इन सबको अभी तक नहीं भूला हूँ। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था, एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। कालिदास को खुद पे विश्वास नहीं था। वो इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे कि कहीं जाके मैं सब कुछ भूल ना जाऊँ, सबको भुला ना दूँ। आगे कालिदास कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि अभाव और प्रतृष्णा का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि देख रहा था, लाए देखने लगा मिठाई वाला बात, कि वही बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सब दिन अभाव और किसी के द्वारा लांछन लगाया गया हो या फिर किसी से हमेशा प्रताड़ित रहा हो, वैसा जीवन व्यतीत करने के बाद जब प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है तो कैसा अनुभव किया जाता है, ये बात मैं नहीं जान रहा था। मन में कहीं ये आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और ये आशंका निराधार नहीं थी। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। तो जो अभावपूर्ण जीवन है उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, वह जीवन जो मैंने जिया। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी, जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। तो जो मैंने बार-बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं यह बार-बार सोचता था कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ ही में है। इसलिए मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ देश भर में पहुँच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार-बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुत्ता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे दूर हट आया हूँ। तो ये अपने बारे में बता रहे हैं कालिदास मल्लिका को कि मैं चाहता था, बार-बार चाहता था कि उस परिवेश को छोड़ दूँ, उससे मैं विमुख हो जाऊँ और जो मैं था वह हो जाऊँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सका। मेरे भीतर एक प्रतिशोध भी हो कि प्रतिशोध की भावना भी पनप गई हो कि मैं बदला लूँ। तो ऐसे-ऐसे बहुत से विचार मेरे पास आए जब मैंने एक सम्माननीय जीवन प्राप्त किया। तो यह मेरा दोष है, यह मेरी दृष्टि का दोष है कि मैं वैसा ही रहा। आगे वो कहते जा रहे हैं कि जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे-धीरे खंडित होता गया। कह रहे हैं कि कालिदास कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि इस कलेवर को छोड़ूँ, मातृगुप्त का कलेवर छोड़ूँ। बार-बार मैं इससे भागना चाहता था, लेकिन वैसा कभी कल आया ही नहीं कि मैं उससे भाग सकूँ। मैं धीरे-धीरे टूटता गया, विखंडित होता गया, कई सारे पात्र होते गए मेरे, और एक दिन एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। जो दूसरे दूसरे अंक में वो आते हैं गाँव, पर सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से भी तृष्णा हुई, और उनसे भी तृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था। कह रहे हैं कि जहाँ मैं ऐसे रहता था बिना किसी सम्मान का, अधिकार का, वहाँ जब मैं दूसरी बार आया यहाँ से जाने के बाद, तो जो सम्मान मिला मुझे, उससे मेरे मन में एक वितृष्णा उत्पन्न हुई और मैं उससे भागना चाहा। मेरा मन उससे मुक्त होने के लिए व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। ये बात समझा रहे हैं कालिदास, कह रहे हैं मल्लिका को। मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कर सकूँगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद का विश्वास दिला सकूँगा। यह नहीं सोचा कि द्वंद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। हालाँकि मैं यह हमेशा सोचते रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन
जब मैं यहाँ आया तो मैंने यह नहीं सोचा कि जो द्वंद्व है वह एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता है, चारों ओर होता है। द्वंद्व कई व्यक्तियों को अपने में सीमित कर लेता है और परिवर्तन पूरे सभी के लिए होता है, सभी पूरे देश, दुनिया, समाज, व्यक्ति के लिए होता है, तो वह सबको अपने भीतर समाहित करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जिसे छोड़ दिया उसके लिए यह चीज़ नहीं है, उसके लिए भी यह समान रूप से लागू होता है। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोधक है, इसलिए मैं जब यहाँ आज आया हूँ, तो बहुत निरर्थकता महसूस कर रहा हूँ, कोई अर्थ नहीं उसका दिख रहा है मुझे। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। हाँ, जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन को ही का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। कह रहे हैं कि लोग यह जानते हैं कि मैंने उज्जैनी में रह के बहुत कुछ लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब भी लिखना चाहा तुमको ही लिखते रहा, और जो मैंने कुमार संभव लिखा उसकी पृष्ठभूमि में जो हिमालय है, यह हिमालय है, और तपस्विनी उमा जो है वह तुम हो। उस कुमार संभव की जो नायिका है वह तुम हो, ना कि कोई। और आगे कहते हैं कि मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दित यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब तू उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान हुई नहीं। रघुवंश में अच का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है, और रुक जाता है। तो ये समझा रहे हैं कि दरअसल में वह कुछ नहीं है, उज्जैनी में मैंने जो लिखा है वह सब यहाँ का है। वो एक एक रचना का उदाहरण देते हैं, पात्र का उदाहरण देते हैं, और उस पात्र को खुद से और मल्लिका से जोड़ते हैं, उसकी तुलना करते हैं, और इसी बीच विलोम का आगमन होता है। विलोम आते हैं। विलोम कहते हैं आकृति जानी हुई है और व्यक्तित्व नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? गले नहीं मिलोगे, मेरा शरीर मैला है इसलिए? यह मुझी से गिरना है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। और जानते हो कालिदास अष्टावक्र क्या कहता है? क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है? तो विलोम का आगमन होता है। विलोम कहता है कि मैं तुमको पहचानता हूँ और तुम्हारी आकृति जानता भी हूँ। गले मिल जाओ, या फिर इसलिए नहीं मिलना चाहते हो कि मेरा शरीर मैला हो गया है। कह रहा है कि तुम यहाँ से बहुत दिनों तक दूर रहे, लेकिन मैंने उन दिनों में अपने तुम्हारे और मेरे बीच के दूरी को और कम किया है, ना कि उसको बढ़ाया है। और यह जो बच्ची तुम देख रहे हो, इसको लेकर के अष्टावक्र एक पात्र है, वो कहता है कि सचमुच यह विलोम जैसी दिखती है। तो क्या तुम इस बात को मानते हो? देखो, विलोम आगे कहता है कि सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। दरअसल में ये बात इसलिए कहता है, कालिदास कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो उस पे कहता है कि सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास उस पे कहता है कि मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। दोबारा कहते हैं, विलोम कहता है क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं, जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दयी नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहता। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। ये जो खुद को जहाँ देखने की बात है वहाँ नहीं देख पाना एक अलग पीड़ा देता है, और इसके भुक्तभोगी बहुत से लोग हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो जब नहीं दिख पाता है तो एक वितृष्णा सी होती है, एक मन में एक गुस्सा भरता है, एक खुद को लेकर के भी एक अलग तरीके का भाव पैदा होता है कि क्या होगा आगे, इस जगह अगर मैं नहीं पहुंच पाया। तो यह जो खुद को वहाँ देखने की लालसा है, यह बहुत चीज़ भुलवा देता है। वही बात विलोम कालिदास को कह रहे हैं कि तुम अब वहाँ नहीं हो और यहाँ आ गए हो, तो क्या चाहते हो कि यहाँ के सभी लोग तुम्हारे हो जाएं? दरअसल में ये सब कुछ नहीं है। समय चलते रहता है और सबको अधिकार प्रभु ने दिया है, और समय निर्दयी नहीं है।
वह सबका ख्याल रखता है, तो कालिदास तुम इस बात को समझो। इतना कहकर विलोम चला जाता है। कालिदास फिर मल्लिका की ओर मुड़ता है, उससे बात करता है कि मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ, यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ, यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मल्ल क्योंकि तो कालिदास कहता है कि मैं चाह रहा था कि फिर से शुरू करूँ, शून्य से शुरू करूँ, लेकिन यह संभव नहीं है। यह मेरे इच्छा का समय के साथ द्वंद था, जो मैंने यह कह दिया था कि फिर से शुरू करो, परंतु देख रहा हूँ समय जो है अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि तो फिर मल्लिका कहती है क्यों? तो कालिदास कहता है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता है। तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, वह हमेशा चलते रहता है, वह रुकने का नाम नहीं लेता है, और कालिदास खुद को हमेशा चलते रहते हुए देखना चाहता है और अपने अनुसार चलते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जो था आज से कुछ वर्ष पहले, वही आज भी हो जाऊं, जबकि समय बीत चुका है और बहुत सी बातें कालिदास के हाथ से निकल चुकी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है यह आषाढ़ का एक दिन। आपको विभिन्न परीक्षाओं में मिल जाएंगे देखने को इसकी इस टेक्स्ट का। ये टेक्स्ट आपको भारत के विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। लगभग लगभग सभी सहायक आचार्य की परीक्षाएं हो, या यूजीसी नेट की हो, या पीसीएस की हो, या फिर पीजीटी टीजीटी की हो, वहाँ आपको यह टेक्स्ट मिलेगा। तो इतना महत्वपूर्ण है ये। सत्ता और रचनाकार के द्वंद का नाट्य है, नाट्य रूपांतरण भी है। इस नाटक का अनुवाद भारत के विभिन्न भाषाओं में तो हुआ ही, साथ में विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। अंग्रेजी में इस आषाढ़ का एक दिन का अनुवाद सरा एंसले बिंदु बत्रा ने किया है। तो कन्नड़ में सिद्ध लिंगपट्टन शेट्टी ने किया है, मराठी में विद्या बापट ने किया है, असमिया में देव कुमार नाथ महंता बेजर बैज बड़ुआ ने, मणिपुरी में दीना मणि सिंह ने, पंजाबी में कृष्ण द्विवेदी ने, गुजराती में राष्ट्रीय कला केंद्र सूरत ने करवाया है इसका अनुवाद, डोंगरी में मुश्ताक काक ने इसका अनुवाद किया है। तो ये रहा आषाढ़ का एक दिन, उसकी रचना प्रक्रिया और उसके प्रमुख उद्धरण, प्रमुख पात्र और उसका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में। तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 2 मिनट का वीडियो हो गया, 3 मिनट का। तो उम्मीद है आप इसे तोड़ तोड़ कर देखेंगे, और मैं भी प्रयास करूँगा कि इसे 2 भाग में बना दूँ। और उम्मीद है कि इससे आपके सभी प्रश्न जो भी इससे संबंधित है वो उसका समाधान हो जाएगा। और मैं इस आषाढ़ का एक दिन पे जो भी आरोप है विभिन्न आलोचकों के, और जो जवाब है लेखक का, उनको लेकर के भी आऊँगा। वह भी वीडियो आप सबों के समक्ष अ, अगले सप्ताह उपस्थित हो जाएगा। प्रयास करूँगा कि बहुत जल्द उसको यूट्यूब प्रस्तुति के माध्यम से आप सबों के सम्मुख रखूँ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार स्नेह बनाए 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 रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर।